यूरोप ट्रैवल सीरीज़ के सेकंड एपिसोड में आपका स्वागत है। हम आज कवर करने वाले हैं ब्रसल्स, जो कि बेल्जियम की कैपिटल है। तो इसमें आपको बताने वाला हूं कि मैंने अपने जर्नी में इसको क्यों इंक्लूड किया था अपनी आइटिनरी में। मैं आपको बताऊंगा कि आप पेरिस से ब्रसल्स कैसे पहुंच सकते हो, वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं करने के लिए, आपको कौन से एरिया में रहना चाहिए। और इसके अलावा वीडियो के अंत में आपको बताने वाला हूँ जो है मेरा शॉपिंग एक्सपीरियंस। मुझे शॉपिंग एक्सपीरियंस में ऐसे ब्रांडेड चीज़ें मिली जो इंडिया से भी सस्ती थी। तो देखते रहिए पूरा वीडियो और मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा अपने सिटी गाइड में जो ब्रसल्स की है। चलो शुरू करते हैं। मेरे पेरिस की जर्नी के बाद मैंने सोचा कि मैं अपने आइटिनरी में मैं इसको ब्रसल्स को इंक्लूड करूंगा। और ये ब्रसल्स मैंने क्यों इंक्लूड किया, इसके थोड़े से रीजंस हैं। पहला रीज़न ये है कि जब भी आप पेरिस में वीकेंड्स में रहते हो तो उसके होटल्स के प्राइस थोड़े बढ़ जाते हैं। जितने भी आप जाते हो यूरोप में या कहीं भी जाते हो तो जो टूरिस्टी प्लेस होते हैं वीकेंड्स थोड़ा सा आपको महंगा पड़ता है। तो बजट के हिसाब से मैंने सोचा था कि मैं वीकेंड्स को पेरिस में नहीं रहूँगा। इसके अलावा आप देखो जितने भी टूरिस्टी प्लेस हैं, जैसे पेरिस हो गया, वेनिस हो गया, आम्स्टरडैम हो गया, इसमें काफ़ी लोग सिर्फ वीकेंड्स के लिए आते हैं, इंजॉय करते हैं और फिर चले जाते हैं। तो इसमें जो आपका लोकल ट्रांसपोर्टेशन होता है, चाहे ट्रेन हो, ट्रैम हो, बस हो, इसमें काफ़ी भीड़ होती है। इसके अलावा जब भी आप पहुंचते हो कोई भी अट्रैक्शन देखने के लिए, चाहे म्यूजियम हो, चाहे पार्क्स हो, या कोई भी एक्टिविटीज़ करनी हो, तो वहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है। तो इसमें आप देखो तो इसका आपका टाइम का, पैसे का और आपका एनर्जी तीनों वेस्ट हो जाती है। तो इसके लिए मैंने सोचा था कि मैं एक छोटी सी सिटी में जाऊँगा और ब्रसल्स पेरिस से नज़दीक भी था। अगर आप बात करो कि आप पेरिस से ब्रसल्स कैसे पहुंचते हो, तो उसके लिए मैंने चूज़ की थी थाईलिस। थाईलिस क्यों चूज़ की थी, इसका भी एक रीज़न है। क्योंकि अगर आप देखो तो थाईलिस आपको लेके चलती है पेरिस से, सेंट्रल से, और पहुंचाती है आपको सेंट्रल में ब्रसल्स में। सेंट्रल एक स्टेशन है, उसके पहले एक और स्टेशन है मिडी, जो इंग्लिश में इसको साउथ बोलते हैं। तो इसको मेरा जर्नी का टाइम था वो भी बच गया। थाईलिस में और फायदा था कि इसकी जो टिकट की शुरुआत थी वो थी 700 रुपये से। अगर आप चाहते हो कि मैं थाईलिस का डिटेलिंग से आपको एक वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ थाईलिस टाइप कीजिएगा और आपके कमेंट्स आने के बाद मैं कोशिश करूँगा कि इसका एक आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊँ। कमिंग बैक टू आर दिस वीडियो, मैंने स्टार्ट की जर्नी अपनी पेरिस से, जो मुझे थाईलिस से ट्रेन से मुझे पहुँच गया ब्रसल्स अप्रोक्सीमेटली 1.5 आवर में, जो सबसे फास्टेस्ट था। और थाईलिस चलती है मैक्सिमम स्पीड अप टू 300 किलोमीटर पर आवर। अगर आप देखो तो ब्रसल्स एक बहुत ही छोटी सिटी है, अप्रॉक्सीमेटली 30-32 स्क्वायर किलोमीटर के अंतर्गत ये एरिया है। तो काफ़ी छोटा है, हमारे इंडिया में जो मेट्रो सिटीज़ होते हैं उससे काफ़ी छोटा है। तो मैं बोला कि इसमें आप कौन से एरिया में आपको रहना चाहिए। नॉर्मली मोर और लेस सब एरिया आपके नज़दीक हैं तो आप कोई भी एरिया चूज़ कर सकते हो। लेकिन जो मेरा फेवरेट प्लेस है वो था ग्रैंड प्लेस। ग्रैंड प्लेस एक बहुत ही सिटी स्क्वायर का एक लैंडमार्क है, जो काफ़ी एक टूरिस्टी प्लेस है। तो मेरा जो होटल था वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 300-400 मीटर पे था। और मुझे ये काफ़ी एक ऐसी प्लेस चाहिए थी जो बहुत लाइवली हो। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मुझे लाइवली प्लेस पर रहना बहुत पसंद है। तो ग्रैंड प्लेस मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बिकॉज शाम को यहाँ पे काफ़ी लोग अपने फ्रेंड के साथ, ग्रुप के साथ इंजॉय करते हैं, वहाँ पे पिकनिक बनाने आते हैं, बैठे रहते हैं। और इसके आसपास बहुत सारे कफ़ेज़ भी हैं, खाने पीने की चीज़ें भी आपको अवेलेबल होती हैं। तो जो आपको जो यूरोपियन स्टाइल का जो एक कल्चर है वो आपको एंजॉय कर सकते हो। मैं रात को 2-3 बजे तक वहाँ पे था और मुझे कोई भी लगा नहीं कि यहाँ पे भीड़ कम हुई है। इसके अलावा जो नज़दीक के ईटरी शॉप्स थे खाने पीने का, वो खुले रहते सुबह 4 से 5 बजे तक। तो मुझे इसलिए मेरा जो दिल के करीब है वो है एरिया, वो है ग्रैंड प्लेस। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि इसके आसपास का एरिया चूज़ करोगे तो आपको रहने में सहूलियत होगी और ऑफकोर्स बजट के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे अच्छा सा डिसेंट होटल मिल जाता है। ब्रसल्स में अगर आप देखो तो बहुत कुछ है करने के लिए, सबके लिए, छोटों के लिए, बड़ों के लिए। लेकिन जो मेन अट्रैक्शंस हैं जो मैं आपको बताया था कि वो है आपका ग्रैंड प्लेस। तो इसमें अगर आप देखो तो काफ़ी ओकेजन्स पे लोग इसको पूरा फ्लावर्स से, फूलों से सजाते हैं। पूरा एक जो उनका जो प्रांगण है, जो कैंपस है उसका, तो उसके लिए काफ़ी लोग दूर दूर से देखने आते हैं। तो ये जो एरिया है ये आपको शुरुआत वहाँ से करनी चाहिए, जो सिटी स्क्वायर में ही है। तो ये आप ग्रैंड प्लेस को पहले अपनी एक्टिविटी में इंक्लूड कीजिए। वहीं से वॉकिंग डिस्टेंस करते हुए आपको मिल जाएगा मैनेकन पीस। तो ये छोटी सी जो फाउंटेन है और एक मूर्ति बहुत छोटी सी है, स्टैचू है, जो और इनफैक्ट इसमें कभी लोग इनको कॉस्ट्यूम्स बनाते हैं, हफ्ते में 2-3 बार चेंज करते हैं। तो ये भी अलग एक्सपीरियंस है। अगर आप 2-3 दिन के लिए रह रहे हो
तो आप जब भी जाओगे तो आपको एक नया कॉस्ट्यूम मिलेगा, मूर्ति को लोग जो स्टैचू को पहनाते हैं, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस था। तो ये बहुत ही लैंडमार्क है अपने ब्रसल्स का। इसके बाद आपको दो चीज़ देखनी है, वो है एक एटोमियम और दूसरा है आपका मिनी यूरोप। एटोमियम देखो तो एक बहुत ही मॉडर्न आर्किटेक्चर है। इसके अंदर 9 स्पीयर्स बनाए हुए हैं और इसमें एक म्यूज़ियम दिखाते हैं जिसमें आपको बात करते हैं अपने ब्रसल्स के हिस्ट्री के बारे में, साइंस के बारे में, आर्किटेक्चर के बारे में और डिज़ाइन के बारे में। तो ये एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा। इसकी जो ऊंचाई है अप्रॉक्सीमेटली 100 मीटर के ऊपर है और वहाँ से अगर आप देखो तो पूरा आपको बड़ा व्यू मिलता है बेल्जियम का। और उसका जो नेबरहुड है उसके जो उनकी जो बिल्डिंग्स है बहुत कंसिस्टेंट हैं, तो सब लगती एक ही जैसी हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसको आप ज़रूर एक्सपीरियंस कीजिएगा। इसी के अलावा उससे लगा हुआ है मिनी यूरोप, और मिनी यूरोप में अप्रॉक्सीमेटली 300 तरह के उन्होंने मिनीचर बनाए हुए हैं। उसमें आपको आईफिल टावर मिल जाएगा, टावर ब्रिज मिल जाएगा, पीसा मिल जाएगा, बहुत कुछ है देखने के लिए। तो अगर आप जब भी प्लान करो तो आप ये दोनों एक्टिविटी एक ही दिन में कीजिए, और इसमें आपको पास भी मिलता है जो दोनों को कवर करता है। तो ये थोड़ा सा दूर है, अगर आप वहाँ से ट्रेन लेते हो तो आप आराम से पहुँच सकते हो। अगर आप बियर के शौकीन हो तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी जगह है नए नए तरह के बियर एक्सप्लोर करने का। तो यहाँ पे आप जब भी ग्रैंड प्रेस के आसपास जाते हो तो इसमें बहुत सारे कफ़ेज़ हैं जहाँ पे आपको 300 तरह की ड्राफ्ट बियर आपको मिल जाएगी टेस्ट करने के लिए। इसके अलावा एक और प्लेस है डेलरिबियम, जो वहाँ पे आप 3000 तरह की बियर मिलती है और जो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। तो अगर आप बियर लवर हो तो ये प्लेस आपके लिए हेवन है, और आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आपको एक ना एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। अब बात हो गई बड़ों की, अब बात करें छोटे बच्चों की, तो वहाँ पे एक जो म्यूज़ियम है और वो है कॉमिक स्ट्रिप म्यूज़ियम, जो कि बच्चों के में काफ़ी फेमस है। तो इसमें जो टिंटिन का जो कैरेक्टर है वो उसका पूरा म्यूज़ियम है, जो बच्चे लोग काफ़ी लोग आते हैं एक्सपीरियंस करने के लिए। इसके अलावा वहाँ पे ट्रेन म्यूज़ियम भी है, और इनफैक्ट एक ऑटो म्यूज़ियम भी है जहाँ पे आप एक्सप्लोर करते हो। तो बच्चों के लिए भी जो तो इस तरह के यूनिक जो म्यूज़ियम्स हैं वो काफ़ी उनको एंगेज रखता है, और उनको पूरा एक दिन आप पूरा एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर सकते हो। और उनको ब्रसल्स की बात कर रहे हैं तो इसका जो आर्किटेक्चर है वो वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है। तो आपको यूरोप के जो कैथेड्रल्स हैं और जो म्यूज़ियम्स हैं और जो जिनकी जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं वो आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा जो यूरोपियन यूनियन की जो बिल्डिंग है, जो मेन ऑफिस है उसकी बिल्डिंग भी बहुत ही मॉडर्न आर्किटेक्चर है और बहुत ही एलिगेंट है। तो ब्रसल्स में आपको एशियन के साथ साथ आपको मॉडर्न आर्किटेक्चर की झलक दिखती है जो काफ़ी ब्यूटीफुल है। इसके अलावा अगर आप भी जब जर्नी करते हो तो आप देखते हो कि बहुत सारे नुकसान कॉर्नर्स हैं जो आपको सरप्राइज़ करते हैं। उसमें मुझे देखा कि मैंने वहाँ पे बहुत सारे घरों के बाहर देखे कि प्लांट्स लगे हुए थे, और ये 4-4, 5-5 फ्लोर तक ये लोग पूरा का पूरी जो वॉल है, वो आउटर वॉल है, उसको लोग पूरा फ्लावर से डेकोरेट करते हैं और एक्चुअल प्लांट्स लगाए हुए हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। इसके अलावा मैं देखा कि वहाँ पे जो मॉडर्न आर्ट्स और ग्राफिटी बहुत दिखती है। तो मैंने बिल्डिंग्स के ऊपर काफ़ी जगह देखा कि उन्होंने बहुत सारे लोग आर्ट बनाते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं, पोर्ट्रेट्स बनाते हैं। तो ऐसे ही आप जब भी जाते हो निकलते हो तो ये ऐसे जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही आपको यूनिक रहता है, जो मैंने काफ़ी इन्जॉय किया। अगर हम बात करें लोकल ट्रांसपोर्टेशन की, तो लोकल ट्रांसपोर्टेशन में आपके पास 24 आवर्स, 48 आवर्स, 72 आवर्स के आपको पास मिलते हैं, जो अप्रॉक्सीमेटली 9 यूरो से लेके 20 यूरो तक जाता है, 18-20 यूरो तक जाता है। तो इसमें आप चूज़ कर सकते हो कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि आपको ऐसे पास लेने की ज़रूरत है, बिकॉज वहाँ की जो ट्रेन से थोड़ी सस्ती हैं। तो एक साइड का जो किराया है वो 2 यूरो के आसपास होता है। तो डिपेंड आपको कितनी जर्नी करनी है। अगर आपको लगता है कि 4-5 जगह आपने शॉर्टलिस्ट की है तो आप एक दिन में घूमना चाहते हो तो आप पास ले सकते हो। अगर आप 3-4 लोग हो तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप कैब से जाइए। जिस तरह की इंडिया में आप उबर कैब चलती है वही एप्लीकेशन आपको वहाँ भी चलता है। तो मैंने 2-3 बार मैंने कैब ली थी और मुझे काफ़ी सस्ती लगी थी कंपेयर टू जो लोकल उनकी कैब थी, उससे काफ़ी सस्ती लगी थी। तो अप्रोक्सीमेटली 7-8 यूरो में आप पहुँच जाते हो, और अगर 3-4 लोग हो तो ये पूरा पैसा वसूल है। इसके अलावा मुझे एक अच्छी चीज़ और ये लगी कि जब उबर से मैं ट्रैवल किया तो फर्स्ट टाइम मैंने मर्सिडीज़ में ट्रैवल किया था। तो अगर आप देखो तो ये जो एक्सपीरियंस है हाई एंड कार में बैठने का, इसका भी आप एक 8-10 यूरो दे के आप उसका एक्सपीरियंस ले सकते हो। अगर हम बात करें लोकल ट्रांसपोर्टेशन की, तो यूरोप में आपको पता है कि एक और चीज़ है जो काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, वो है बाइसिकल। तो इसकी जो नॉर्मली होती है प्रोसीजर कि जब भी आप
बाइसिकल लेते हो तो आपको 1 साल की मेंबरशिप लेनी पड़ती है, जो अप्रॉक्सीमेटली 12 यूरो के आसपास होती है। और इसमें आपको जो बाइसिकल होती है अप्रॉक्सीमेटली आपको 2 से 3 यूरो पर डे 24 आवर्स के लिए आपको मिल जाती है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है लोकल ट्रांसपोर्टेशन, जो यूरोप में काफ़ी प्रचलित है, काफ़ी फेमस है। और अगर आप जानते हो कि थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि आप मैप में आपको कहाँ जाना है, लेकिन मुझे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है बिकॉज सिटी बहुत छोटी है, तो आप कहीं भी निकल जाओ, इवेंचुअली आप घूम फिर के वहीं आने वाले हो। ब्रसल्स में देखो तो ऑफकोर्स ये थोड़ा वेजिटेरियन लोगों के लिए इतना यूज़र फ्रेंडली नहीं है, मतलब खाना पीना आपको इतनी ईजिली नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप उसके क्यूजिन की बात करो तो काफ़ी रिच है, तो अगर नॉनवेज खाते हो तो उनके लिए तो हेवन ही है। अगर मैं बात करूँ छोटी छोटी चीज़ें जो स्ट्रीट साइड है वहाँ पे मिलती है फ्रेंच फ्राइज़। ऑफकोर्स बेल्जियम की जो फ्रेंच फ्राइज़ है वो वर्ल्ड फेमस है। मैं जब भी जहाँ भी गया मैंने फ्रेंच फ्राइज़ तो खाया ही खाया है और मैंने हमेशा ट्राई किया है। इनफैक्ट आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि वहाँ पे जो केचप होता है या फिर आप जो सॉस बोलते हैं वो फ्री नहीं होता है, उसका 1 यूरो एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो मैंने अपने पैसे बचाने के लिए मैं नॉर्मली अपने साथ एक केचप की बोतल मैंने कैरी की थी और मैं 1 यूरो मैंने इससे बचा है। ऑफकोर्स इट वॉज अ फन कि फ्राइज़ आप लेते हो जो 4 से 5 यूरो का मिलता है, और साथ में मुझे लगा कि हर बार अगर मैं 1 यूरो दूंगा तो बहुत महंगा पड़ेगा। इसके अलावा एक और चीज़ है जो मुझे बहुत ही इंप्रेस किया, वो था वेफल्स। तो बेल्जियन वेफल्स बहुत ही टेस्टी लगे मुझे। इनफैक्ट यहाँ तो सिर्फ डेजर्ट जो मीठा होता है वही मिलता है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे आपको नमकीन या सॉल्टी वाला वेफल्स भी मिलते हैं। तो अगर आप जब भी जाते हो तो मैनेकन पीस के सामने ही एक वेफल्स फैक्ट्री है, जिस तरह से इनकी पूरी आउटलेट है, चेन आउटलेट है, तो वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो। तो मैंने स्पिनच का वेफल्स खाया था और मुझे बहुत अच्छा लगा था। जैसे मैंने आपको पहले प्रॉमिस किया था वीडियो के शुरुआत में कि मैं आपको याद शेयर करूंगा अपना शॉपिंग एक्सपीरियंस। तो शॉपिंग एक्सपीरियंस मुझे लगा था कि यूरोप की काफ़ी सारी जो कंट्रीज़ होती हैं, जो सिटीज़ होती हैं, वही कॉस्टली होती हैं। लेकिन इसके विपरीत, इसके अपोजिट मुझे ब्रसल्स काफ़ी सस्ता लगा। तो जब मैं सिटी स्क्वायर में घूम रहा था तो जो सो ग्रैंड प्लेस के जो आसपास के जो एरिया हैं जहाँ पे मैंने पीस में देखने गया था, तो वहाँ पे मैंने 2-3 शॉप्स देखी जो एशियंस चला रहे थे। तो जब मैं अंदर गया तो मैंने जब पूछा तो वहाँ पे आपको बिलीव नहीं होगा कि आपको 2-3 यूरो में आपको नाइकी की, एडिडास की सबकी टी शर्ट्स मिल रही थी। ऐसा तो मैंने 4-5 टी शर्ट उठा ली फटाफट। तो उसके बाद मैं आगे बढ़ता गया तो वहाँ पे बॉडी शॉप की दुकान है जो कॉस्मेटिक्स के लिए काफ़ी फेमस है। तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे ऑफर चल रहे थे, जो 50 से 70% तक डिस्काउंट दे रहे थे, जो अगर आप देखो तो इंडिया में अगर कन्वर्ट करो तो भी इससे सस्ते मिल रहे थे। आगे बढ़ते बढ़ते जब मैं गया तो देखा मैं H&M में गया। H&M ऐसी प्लेस है जो काफ़ी जगह पे अलग अलग रेट्स होते हैं उसके। इंडिया में स्पेसिफिकली तो H&M के रेट्स तो ज़्यादा से भी महंगे हैं कहीं कहीं, लेकिन वहाँ पे गया और जब मैंने वहाँ पे एक्सप्लोर किया तो मुझे मालूम पड़ा कि वहाँ पे 4-5 यूरो में ऐसी चीज़ें मिली मुझे कि मुझे यहाँ पे शायद 3,500-4 हज़ार में नहीं मिलती। मतलब मेरा रेट जो था वो 1/3 1/4 तक हो गया था। तो मेरा जो प्लान था कि एक छोटी मोटी शॉपिंग करेंगे, तो वहाँ से मैंने 2 शूज़ लिए जो 700-800 रुपये के मुझे मिल गए। एक वैंस का शूज़ लिया जो सिर्फ 1200 रुपये का था। इसके अलावा मैंने 2-3 चीज़ें और भी उठाई जो मुझे यहाँ के रेट से आधे से भी कम रेट में मिल गया। तो ये अगर जब भी आप H&M जाते हो, स्पेशली सिटी सेंटर में जो ब्रसल्स में है, वहाँ पे आप जाइए और एक्सप्लोर कीजिए और आपको सरप्राइज़ होगा कि इतनी सस्ती चीज़ें आपको यूरोप में आप ले रहे हो। तो ये ज़रूर ख्याल रखिएगा और अपने आइटनरी में आधा दिन या 1 दिन से शॉपिंग के लिए ज़रूर रखें। अगर आपका वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अगर कुछ क्वेश्चन या फीडबैक है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि उसका जल्द से जल्द जवाब दूँ। इसके अलावा अगर कोई आप स्पेसिफिकली कोई वीडियो देखना चाहते हो जिस टॉपिक पे आप चाहते हो कि यूरोप की या कोई भी और कंट्री की, तो उसके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और मैं कोशिश करूँगा कि वो वीडियो आपके लिए बनाऊँ और आपके साथ शेयर करूँ। अगर आप टूर क्रेव पे नए हो या अब तक आपने टूर क्रेव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टूर क्रेव को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह हम डिस्कवर ड्रीम ऑफ ड्रिफ्ट करते रहें। अब बात करें ओवरऑल एक्सपीरियंस की, तो ब्रसल्स तो मुझे पता था कि मैंने जो इंक्लूड किया है मेरे बजट के लिए था, और इसके अलावा भीड़ कम थी तो मैंने जितने भी अट्रैक्शंस थे वो बहुत ही कम टाइम में बिना टाइम वेस्ट किए हुए देख लिए, और जर्नी भी जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन था वो भी सस्ता था, और कहीं भी एक पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंचना बहुत ही टाइम सेविंग था, प्लस एफर्ट भी नहीं था, एनर्जी भी आपकी बच गई और मुझे बहुत टाइम मिला। इनफैक्ट मुझे 2 दिन और एक्स्ट्रा मिल गए जो मुझे लगा कि मैंने काफ़ी रेस्ट कर लिया है तो अभी थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। तो ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस लगा।
अगर आप जब भी उस तरफ जा रहे हो, या तो आप फ्रांस जा रहे हो, या आप नीदरलैंड जा रहे हो, या जर्मनी जा रहे हो, अगर आप यूरोप के आसपास हो तो आपको बेल्जियम जरूर इंक्लूड करना चाहिए। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप ज़रूर जाइए। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस तो बेस्ट था, मतलब आई विल गिव यू 9/10। एक मार्क मैंने छोड़ दिया है, क्यों छोड़ा है उसको बताऊंगा अपने अगले वीडियो में, जो मैं आपको ले जाऊंगा ब्रुगे, बोलते हैं ब्रुजेस, और ये एक और सिटी है जो बेल्जियम की जान है। काफ़ी लोग उसको बोलते हैं मिनी यूरोप, क्यों बोलते हैं ये आप अगले वीडियो में देखिएगा, और आपको बताऊंगा कि ब्रुजेस जाने का क्या रीज़न था और वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, तो ज़रूर देखिएगा।